पापा जी, आपने पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होनी चाहिए आपको, आप बच्चे तो है नहीं। बहू श्रुति के मुंह से ये सब सुनकर आनंद जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज बड़े से बड़े मुजरिमों को हिला कर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में इतना सुना रही है। तभी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। आनंद जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जैसे पूछ रहे हूँ सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े नम हो गए थे। सोफे पर बैठे बैठे ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक दिन का अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि रिटायरमेंट के बाद पति पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक ही सिमट कर रह गई है। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था उन्हें। हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहां आग के सामने आराम से भुनी मूंगफलियां खाएंगे। लेकिन मजाल है कि बहू कभी सर्दी में आग जलाने दे। कहती थी कि पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर वो चिमनी वैसी ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसी ही पसंद थी। ये सब सोच रहे थे, तभी पत्नी हाथ में कॉफी का मग लिए वहां उनके पास आ बैठी। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे सुमेर के मुंह में फंसी एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था, कभी बेटे की सुनते, कभी पति की। एक दिन सुबह शहर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठे थे। नौकर चाय रख के गया, 2 की जगह 3 चाय के कप। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सुमेर पीता था, और वो उनके साथ कभी चाय नहीं पीता था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, और फिर आज तभी सुमेर वहां आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा। लेकिन अजीब सी चुप्पी। ये वही सुमेर है जो छोटा था तो उसकी बातें कभी खत्म ही नहीं होती थी। आनंद जी कितना भी थके हों, सुमेर के साथ खेलते ही थे। उसकी बातें तब तक खत्म नहीं होती थी जब तक कि वो उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता था। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच में। तभी पत्नी ने उस खामोशी को तोड़ा। सुमीर, अगले महीने ही तो श्रुति के भाई की बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। श्रुति का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी घर में, तब तक आप दोनों दीदी के पास चली जाओ। आप दोनों को भीड़ भाड़ से असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है तो आप लोगों को कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। ये सुनकर आनंद जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करते हुए बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हो कहीं? पापा, आप भी गजब करते हो ना। श्रुति के घर वाले हैं, हमारे इतने बड़े घर के रहते उनके लिए दूसरा घर देखें। अब श्रुति ने उनसे कह दिया है, अब आप लोग अपना देख लो, वो यहीं आएंगे, कहकर सुमेर एकदम घर अंदर चला गया। अंदर से बहू श्रुति की आवाज़ भी आने लगी। लग रहा था कि वो सब सुन रही थी और उसे आनंद जी की बात शायद अच्छी नहीं लग रही थी। आज पत्नी की आंखों से आंसू बह रहे थे और आनंद जी उन्हें अपना कंधा दिया कि जैसे कह रहे हों कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। दूसरे दिन शाम को आनंद जी शहर से आए तो पत्नी ने बताया कि बेटा, बहू और बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया है। आनंद जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे हैं जिनके लिए तुम मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग के बिता दी। आज वो हमारे घर से जाने को कह रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं भी इनका बाप हूँ, कहकर अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सुमेर परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उनके पास पहुंचा, एक चाबी सुमेर के हाथ में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत आनंद जी का था, सुमेर के नाम। सुमेर, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वरम जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वो एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया गया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले खरीदा था, तुम्हें नहीं बताया था। पोश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा।
इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और माँ की तरफ से तुम लोगों के लिए आशीर्वाद स्वरूप है। अच्छा होगा, इच्छा होगी तो रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। हमारे बाद ये घर ट्रस्ट का होगा जो यहाँ वृद्धाश्रम बनाएंगे। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं होगा। मैंने ये बात तुम्हारी बहन को भी बता दी है और वो मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी होगे। तुम सब खुश रहो। उसके पिता के मौन होते ही सुमेर जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन ये पता नहीं था कि वे आंसू पश्चाताप के थे या बड़े घर से को खोने के, या फिर इस एहसास के टूटने का कि पिता की जायदाद अंत में बेटे की ही होती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए मैं सरोज सावन आपका धन्यवाद करती हूँ।